नमस्कार बच्चों, मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी की बुक मैथ्स की चैप्टर नंबर 6 वर्ग एवं वर्गमूल। बेटा चैप्टर नंबर 6 का पार्ट फर्स्ट और सेकंड हम पढ़ चुके थे। आज हम लेंगे पार्ट थर्ड। इसमें हमारी प्रश्नावली 6.1 कवर होगी। हमने बेटा कल तक पढ़ा था कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, किसी संख्या का वर्ग किस तरीके से निकाला जाता है। और अब हम पढ़ेंगे कि स्क्वायर वाले क्वेश्चंस लेंगे प्रश्न संख्या 6 से। प्रश्नावली 6.1 की प्रश्न संख्या 6 से आज हम लेंगे। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। अपने इसमें जो गायब संख्या हैं उन्हें आपको प्राप्त करना है। ठीक है, अब आपको ज्ञात करना है किस तरीके से। तो इसके लिए बेटा एक नियम चलता है, वो नियम क्या है वो देखते हैं। तो बेटा प्रश्न पहले को देखिए कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। तो हमने पहली संख्या को a, दूसरी को b, तीसरी को c और चौथी को d मान लिया। यानी कि किस तरीके से, जैसे कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर बराबर होगा d का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको मान लिया। अब आप ये नोट कीजिएगा। अब आप बेटा ये देखिएगा कि पहली संख्या है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। तो यानी कि इससे क्या कंक्लूजन निकला है, आपको इसका कंक्लूजन देखना है बेटा। कि इन्होंने बताया कि अगर a को b से गुणा करे तो जो आंसर आएगा, जो c होगा वो उसका आंसर होगा। यानी कि इस a को b से गुणा करना है तो 2 एकम 2, तो C क्या माना है, उसका आंसर C को माना है। और फिर C में अगर हम 1 जोड़ दें तो हमारा D आ जाएगा। यानी कि ये दो हमने कंक्लूजन निकाले हैं। समझ में आ गया कि अगर A है, A को B से गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम C मानेंगे और C में फिर 1 जोड़ देंगे तो वो D आ जाएगा। ठीक है, ये तो था इसका पहला। फिर उसी तरीके से आप देखिए दूसरा सवाल भी इसका ऐसा ही था कि 2 का स्क्वायर, इसका सेकेंड क्वेश्चन भी ऐसा ही था बेटा कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल 7 का स्क्वायर। ये दे दिया। तो यही बात है कि जब a को मैंने b से गुणा किया यानी कि 3 दूनी 6, तो हमारा आंसर आ गया c, यानी कि 6 आ गया। ठीक है, यानी a और b को गुणा करने पे जो आंसर आएगा उसको हम c मानेंगे। c में जब हम 1 जोड़ देंगे तो हमारा d आ जाएगा। तो 6 में मैंने 1 जोड़ दिया तो 7 आ गया। ठीक है, यानी कहने वाला हमारा समीकरण ये दो बन गए हैं। दो चीज़ों को ध्यान रखना है कि a को गुणा करना है b से, तब आपको मिल जाएगा आपका c। और फिर c में जोड़ना है आपको 1 को, तब आपको मिल जाएगा आपका d। ये दो कंक्लूजन हमारे पास मिले हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा कि पहला भी क्वेश्चन हमारे सेट हो गया। उसी तरीके से वापस तीसरे देखिएगा, 3 है, 4 है, 12 है और 13 है। तो 3 को 4 से गुणा कीजिए तो 3 चौक 12, तो इधर c अपना 12 हो गया। 12 में 1 जोड़िए 13 हो गया। फिर 4 और 5 है और ये जगह खाली है, तो अब यहाँ c लाना है। तो कैसे लाएंगे, हम कैसे कर रहे हैं, c को कैसे ला रहे हैं, कब से a और b को गुणा करके c को ला रहे हैं। तो a और b को गुणा कीजिए तो 4 और 5 20, यानी कि इस जगह पे c की जगह पे क्या आएगा 20। यहाँ क्या आएगा 20 आएगा। फिर 20 में 1 जोड़ेंगे तो आ गया 21। अब ये देखिए कि इधर ये वाली जगह खाली है, बीच वाली यानी b वाली जगह खाली है। तो a को b से गुणा करने पर c आ रहा है ना। तो आप बोलिए 5 का पाड़ा कितनी बार बोला कि 30 आया, यानी कि 6 बार बोला हमने। यानी कि यहाँ इस b वाले स्थान पे आएगा 6, यानी 5 का पाड़ा हमने 6 बार बोला, तब जाके c आया। c में 1 जोड़ा तो 31 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 प्लेस खाली है, यानी कि
6 को 7 से गुणा करना है, a को b से गुणा करना है, तब हमारा c प्राप्त हो जाएगा। तो 6 सते 42, क्या आया 42, यानी कि c हमारा क्या हो गया 42 का स्क्वायर। फिर c में जब 1 जोड़ेंगे तो 43 आएगा, और 43 क्या है d, तो सेकेंड ऑप्शन में क्या आएगा 43। समझ में आ गया सबको? ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया किस तरीके से इसको हल करना है। अब चलते हैं कॉपी की तरफ। आप देखिएगा कि मैंने कॉपी में किस तरीके से इसको हल किया है। प्रश्न 6, उसका हल बता रही हूँ कि प्रतिरूप को देखने से ज्ञात होता है कि दिया गया प्रारूप है a² + b² + c² बराबर d² दे दिया। ये तो हमने माना है कि पहली संख्या को हमने a दे दिया, दूसरी को b दे दिया, तीसरी को c दे दिया, चौथी को d दे दिया, जिसमें हमने कंक्लूजन निकाला है कि जब a और b को गुणा कर रहे हैं तब हमें c प्राप्त हो रहा है, और फिर c में जब हम 1 को जोड़ रहे हैं तो हमें d प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इतनी सारी संख्याओं को हमने देख लिया है। अब हमारे जो खाली स्थान थे हम उन्हीं को भरेंगे कि 4 को 5 से गुणा करेंगे तब आएगा हमारा 20। ये 20 क्या हो गया c हो गया, तो c हो गया तो हमने लिख दिया 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 20 का स्क्वायर। फिर मैंने कहा कि c में 1 जोड़ना पड़ रहा है, तो c अपना 20 था, तो 20 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया 21, तो हमारा d क्या हो गया 21 का स्क्वायर। उसी प्रकार से जहाँ 5 है, 5 की जगह पे ये जगह खाली थी तो हमने इसको x मान लिया, यानी 5 का पाड़ा कितनी बार बोले कि 30 आएगा, तो 5 का पाड़ा 5 छंग 30। ठीक है, यानी छंग 30, यानी 5 के पाड़े में 6 बार बोलने पे 30 आता है। तो हमारा जो x है इस x का मान हो गया 6। तो हमारा समीकरण क्या बन गया 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर बराबर +30 का स्क्वायर, क्योंकि 5 छंग 30 होता है। फिर 30 में 1 जोड़ेंगे तो 31 आ जाएगा, तो d हमारा मिल जाएगा 31 का स्क्वायर। फिर लास्ट क्वेश्चन था कि 6 × 7 c हमें इसमें ज्ञात करना था c, तो हमारा 6 × 7 क्या था 6 सते 42। ठीक है, 42 आ गया। फिर 42 में d लाने के लिए हमने क्या कहता 1 जोड़ा था तो 43 हो गया था। तो हमारा समीकरण क्या बन गया था 6 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर प्लस c क्या हो गया 42 का स्क्वायर, तो अब हमारा d क्या हो गया 43 का स्क्वायर। इस तरीके से हमारा ये प्रश्न खत्म होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें की तरफ। अगला क्वेश्चन दे दिया इन्होंने कि बिना योग संक्रियाएं किए बिना आपको इनका योगफल ज्ञात करना है। इन सारी संख्याओं का जोड़ करे बना आपको ये पता करना है कि इनको जोड़ने पे आंसर क्या आना चाहिए, लेकिन जोड़ना नहीं है, आपको बिना जोड़े पता करना है। तो बिना जोड़े पता करने का बेटा एक तरीका होता है कि सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होता है कि ये सारी की सारी संख्या क्या एक विषम संख्या है। देखिएगा आप, विषम संख्या कौन सी संख्या होती है, वे संख्या है जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है, शेषफल 1 बचता है। और आप ऐसे ही देखना चाहे तो विषम संख्या ऐसी होती है जैसे 1 3 5 7 9 11 13, ये जो एक छोड़कर एक होती है। ठीक है, तो 1 3 5 7 9 ये सारी की सारी एक विषम संख्या है। अब आपको देखिएगा कि इनको बिना योग किए कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले अपने को देखना है कि इस श्रेणी के अंदर टोटल कितने पद है, विषम संख्याओं के कितने पद है। विषम संख्याओं के 1 2 3 4 5 पद है। 5 पद है यानी कि 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 5 25। तो इन सब को जोड़ने पे इसका आंसर 25 आना आएगा, योगफल इसका 25 आएगा। ये उत्तर की जांच करके देख लेते हैं अपन किस तरीके से। 1 में 3 जोड़ा, 4 में 5 जोड़ा, 9 में 7 जोड़ा, 16 में 9 जोड़ा, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 आ गया हमारा आंसर 25। ठीक है, दूसरी है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। ये टोटल इस श्रेणी, इस सेकेंड नंबर की जो श्रेणी है, इस श्रेणी में टोटल विषम संख्याओं के कितने पद हैं गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने पद है 10। तो इन 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है 10 × 10, 10 × 10 यानी कि 10 दाए 100, यानी कि इस श्रेणी का योगफल कितना होगा 100 होगा। जोड़ के देख लेते हैं, उत्तर की जांच करके देख लेते हैं। 1 और 3 होता है 4 में 5 जोड़ा, 9 में 7 जोड़ा, 16 में 9 जोड़ा, 25 में 11, 26 में 13,
37, 38, 39, 49, 49 में 15, 50, 51, 52, 53, 54, 64, 64 में 17, 64 में 17, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 और 81, ठीक है। 81 में 19, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 और 10 जोड़ दिया तो 100 हो गया हमारा 100 आंसर, यानी कि हमारे उत्तर की जांच करने पे हमारा आंसर सही है। और भी अगर इस तरीके से आपको जोड़ना नहीं आए तो आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं इनको। फिर नेक्स्ट है कि इस श्रेणी का योगफल होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल कितना है 12। तो हम इसका करेंगे 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करने पे कितना था 12 इंटू 12। तो आपको मैं बता दूँ आपको कि 12 इंटू 12 किया था मैंने आपको वर्ग संख्या याद करवाई थी। तो 12 इंटू 12 होता है 144, 144 होता है, ठीक है। आपको ये वर्ग संख्या अच्छे से याद होनी चाहिए बेटा। मैंने सारी वर्ग संख्या आपको याद करने के लिए नहीं बोली, लेकिन जो किताब में एक टेबल दे रखी है जिसमें 50 तक की संख्याओं में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट संख्याएं जिनका वर्ग मोस्टली पूछा जाता है वो तो कम से कम आपको याद करनी ही है। तो अब हमारे ये क्या आ गया 144, और आप इसको अपने हिसाब से जोड़ के देखिएगा थर्ड श्रेणी को, इसका योग 144 ही आएगा, ठीक है। हम जोड़ लेते हैं 19 तक, तो अभी हमने जोड़ा तो 100 आया, तो 19 तक तो वैसे ही 100 आ रहा है। अब आगे का इसको जोड़ना है, 100 आ गया, फिर इसको 3 और 1 4 और 2 2 4, यानी 100 में 44 को जोड़ा तो 144 आ गया ना हमारा, यानी कि हमारा उत्तर सही है, ठीक है। लेकिन ये तो मैंने आपको वर्बली समझाया है, इसको कॉपी में मैन्युअली किस तरीके से करना है, तो चलते हैं कॉपी की तरफ। देखिए बेटा, पहली श्रेणी का बताया मैंने 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो क्रमागत विषम संख्याओं का योग इन्होंने जो बताते हैं उसका योग मान लीजिए 5 है, तो मैंने उसको मान लिया n का आपको स्क्वायर कर देना है, तो आपके इनका योग आ जाएगा। तो जहाँ n होगा ना वो विषम संख्याओं के पदों की संख्या होगी, मतलब टोटल कितने पद है वो तो मानने n और फिर इस n का स्क्वायर कर देना है, तो आपको योगफल पता चल जाएगा। ये एक सूत्र है इसका, ठीक है। तो अब हमने देखिएगा 1 2 3 4 5 है टोटल, तो इसमें इस श्रेणी में 5 विषम संख्या है या इस श्रेणी में 5 पद है, अतः 5 का स्क्वायर क्या है यानी कि 25, तो इनका योग कितना होगा 25। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखिएगा कि सेकंड क्वेश्चन में मैंने किस तरीके से किया 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19, इसमें कुल 10 पद है। 10 पद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पद है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 100 आएगा, तो इनका योग कितना होगा 100 के बराबर होगा। और तीसरा प्रश्न है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, और ये 12वां, यानी टोटल इसमें 12 संख्याएं हैं, अतः 12 का स्क्वायर करेंगे यानी इनका योग 144 होगा, ठीक है। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना है। समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां प्रश्न है बेटा कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। 49 को 7 विषम संख्याओं का, अब आप 49 को देखिए, पहले ये 7 संख्या है टोटल, तो 7 का स्क्वायर होता कितना है, 7 का स्क्वायर होता है 7 7 49, यानी कि सही है हमारा। तो हम इनको आराम से 7 विषम संख्याओं में बांट सकते हैं। अब लाइन से हम 7 विषम संख्या ले लें, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 और 13, ये 7 संख्या ले लेते हैं और उनको जोड़ के देख लेते हैं 49 होगा कि नहीं, ठीक है। और उसी प्रकार से 121 को 11 विषम संख्याओं के पदों के रूप में लिखना है, तो 11 है तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 दूनी 11 इंटू 11 121 ही होता है, यानी कि हम इसको आराम से बांट सकते हैं। तो अपने को बताना है, तो चलते हैं कॉपी की तरफ किस तरीके से इसको बांटना है। 8वें प्रश्न में देखिएगा बेटा 49 है, तो 49 किसका वर्ग होता है, ये 7 का वर्ग होता है, तो 7 का वर्ग है, इसका आप 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में इसको आराम से बांट सकते हैं। तो 7 विषम संख्या हम लाइन से ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 3 5 7 9 11 13, इन सबको लाइन से ले लिया। और अब आप उत्तर की जांच करने के लिए इन सबको जोड़ के देख लीजिए, हमारा उत्तर सही है, 49 इसका आंसर आएगा।
ठीक है। उसी प्रकार से 121 ले लीजिए, 121 किसका वर्ग है? 11 का वर्ग है, तो 11 इंटू 11 यानी 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो आप 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में इसको ले सकते हैं। तो कोई सी भी स्टार्टिंग की 11 विषम संख्या ले लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 ले ली और इनको जोड़ के आप देख लीजिए, आपका उत्तर सही मिलेगा, आपको 121 ही मिलेगा। जैसे उत्तर की जांच करनी है तो 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 और 1 26 और 26 और 10 36, 36 के बाद में 3 जोड़ा तो 37, 38 39, 39 में 10 जोड़ा तो 49, हो गया हमारा आंसर सही। उसी प्रकार से इसको भी जोड़ के देखिएगा, इसका आंसर भी 121 ही आएगा। समझ में आ गया। इसी के साथ हमारा ये 8वां प्रश्न समाप्त होता है। अब चलते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 में कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं। हमें पता करना है कि 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में, यानी कि 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है। तो इनका स्क्वायर के बीच में, इनके स्क्वायर के बीच में टोटल कितनी संख्याएं आती हैं, ठीक है। अपने को पता करना है इनके बीच में कितनी संख्याएं आती है। तो इसका भी बेटा एक सूत्र बनता है, क्या बनता है देखते हैं किस तरीके से हल करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 25 और 26 के बीच में कितना आता है, फिर अगला है 99 से 100 के बीच में कितना आता है। तो हम पता करते हैं, एक सूत्र के माध्यम से पता करेंगे। देखिएगा किस तरीके से कॉपी में मैंने किया गया है। देखिएगा बेटा, इसका नियम होता है कि 12 का स्क्वायर है और 13 का स्क्वायर है, इनके बीच आने वाली संख्या है। तो पहली संख्या क्या दी थी? 12 का स्क्वायर। तो 12 को 2 से गुणा करके देख लीजिए, 12 का स्क्वायर है ना, तो 12 को 2 से गुणा करके देख लीजिए। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, कितना हो गया? 24। आया समझ में? तो 144, 12 का स्क्वायर होता है 144 और इसका होता है 169। तो इनके बीच में टोटल कितनी संख्या आएगी? 24 संख्या आएगी। आपको उत्तर की जांच करनी है तो आप जोड़ के देख सकते हैं। उसी तरीके से 25 का स्क्वायर है और 26 के स्क्वायर, इनके बीच में कितनी संख्या आएगी? तो 25 का स्क्वायर पहले दे दिया है, तो हम 25 इंटू 2 करके देख लेते हैं। 25 इंटू 2 यानी 50, तो यानी इसके और इसके बीच में 50 संख्या आएगी। कितनी संख्या आएगी? 50। फिर उसके बाद में 99 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर के मध्य में कितनी संख्या आएगी? तो पहली संख्या 99 है, तो 99 के 2 से गुणा करके देख लो। तो 99 एकम 99, 99 दूने 198, यानी कि इन दोनों के वर्ग के बीच में 198 संख्याएं होगी। बेटा ये इस तरीके के प्रश्न हल करने की एक शॉर्टकट ट्रिक है। ये सारे एक शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से बताए गए हैं, इससे प्रश्न जल्दी हल हो जाते हैं। ये ट्रिक अगर जो आपको आ गई तो आप बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम जल्दी से हल कर पाएंगे चंद ही मिनटों में। आया समझ में? इसी के साथ ये 90 प्रश्न के साथ हमारी ये प्रश्नावली समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो से हम प्रश्नावली 6.2 देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आज की क्लास हमारी यहीं क्लोज होती है।